हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना प्री बोर्ड 1 के एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। तो मैं सारी सेक्शन से यहाँ पे कवर करूँगा, सेक्शन ए से लेकर सेक्शन ई तक। तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ मैं। क्वेश्चन पेपर का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन होके मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो 1 to 20 एमसीक्यू में सारे के सारे यहाँ पे सॉल्व करूंगा आपके सामने। और आपको अगर क्वेश्चन पेपर का लिंक चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के मैं क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करता हूं। मैं सॉल्व कर रहा हूं एमसीक्यू, दैट इज सेक्शन ए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, ध्यान से देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है टू कंसेंट्रिक सर्कल्स और ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा से कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, जिनका सेंटर एक ही होता है। हमें उस कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट करनी है जो बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड तो है लेकिन छोटे वाले सर्कल को टच करती है। दैट मीन्स वो आपकी बन जाएगी क्या, वो आपकी बन जाएगी टेंजेंट। तो छोटे वाले के लिए टेंजेंट और बड़े वाले के लिए क्या होनी चाहिए, आपके पास बननी चाहिए कॉर्ड। तो क्लियरली छोटे वाले सर्कल की जो रेडियस है वो ओ ए नजर आ रही है, तो वो आपके पास हो जाएगी 3 सेंटीमीटर और वहीं हो जाएगी ये 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ओ बी जो है वो बड़े वाले सर्कल की रेडियस बन रही है। क्योंकि आपको पता है रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर, तो पाइथागोरस से आप सिंपली ए बी को 4 निकाल सकते हो। और जिस तरह ए बी 4 आई है उसी तरह ए सी भी हमारे पास 4 आएगी। तो दैट मीन्स जो कॉर्ड है बी सी उसकी वैल्यू होनी चाहिए 8 सेंटीमीटर। दैट मीन्स आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। फर्स्ट पार्ट का आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बुक का ही क्वेश्चन है, जस्ट इसको एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट सेकंड हमारे पास आता है द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। याद रखिए हमने नॉन जीरो बोला है, तो यहाँ पे जीरो के अलावा अगर किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी रैशनल नंबर के साथ, तो वो हमेशा ऑलवेज इरैशनल बनता है। तो आपके पास आ जाएगा बी पार्ट यहाँ पे, ऑलवेज इरैशनल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास कहता है पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी कहता है पी ऑफ ई अगर आपको दे रखा है तो आपको याद होगा पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई जो होता है वो इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से आपके पास पी ऑफ नॉट ई की वैल्यू क्या आती है, 1 माइनस पी ऑफ ई। और क्योंकि आपको पी ऑफ ई दे रखा है 0.995, अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको मिल जाएगा, सॉरी आपको ये वैल्यू दे रखी है 0.005। तो जैसे आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.995। तो दैट मीन्स ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा आपका 0.995। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास, जो कि कहता है यहाँ पे कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अगर x है आपका sin 0 इंटू साइन 30 इंटू साइन 45 इंटू साइन 60 और इंटू साइन 90, तो आपको इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं साइन 0 होता है 0, तो 0 को आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0। सो दैट मीन्स फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा आपके पास 0, जो कि रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास कहता है द सन्स एलिवेशन इज 60 डिग्री देन अ पोल ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर। तो देखो सन यहाँ पे है, सन ऊपर है, इसकी एलिवेशन की एंगल बन रही है हमारे पास 60, पोल की हाइट 6 मीटर है। आपको शैडो बतानी है, शैडो क्योंकि जमीन पे आती है हमेशा से तो उसको एक्स लेंगे, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो हमें पी पता है, हमें बेस निकालनी है। तो अगर आपको न्यूमेरिक याद हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो यहाँ से हम लोगों को tan लेना पड़ेगा। तो tan 60 हो जाएगा आपके पास p अपॉन b, और p की वैल्यू है 6, b की है x। tan 60 होता है √3, तो x की वैल्यू जाएगी 6 अपॉन √3, क्योंकि नीचे रूट है तो आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 6√3/3, और ये इसको कैंसिल कर देगा। तो दैट मीन्स आपका 2√3 यहाँ पे आंसर देखने को मिलेगा, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा 2√3 मीटर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास कुछ कार्ड्स है जिनकी नंबरिंग है 2 से, तो 2 3 4 डॉट 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 11 है। तो टोटल कार्ड्स आपके पास कितने हो जाएंगे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो देख लीजिए 1 से लेके हमने 2 से 11 तक रखे हैं कार्ड्स। तो आपको सिंपली क्या करना है, कौन सा नंबर नहीं लिया हमने, 1 नहीं लिया, तो दैट मीन्स 11 में से 1 निकाल दीजिए, तो टोटल आउटकम्स आपके 10 हो गए। तो टोटल आउटकम्स 10 है। अब हमसे पूछता है हमें प्राइम नंबर चाहिए, तो प्राइम नंबर इसमें सबसे पहले कौन सा होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, तो 11 आ जाएगा सीधा। तो 1 2 3 4 5 प्राइम नंबर है, तो कैंसिल करने पे 1/2 हो जाएगा। तो दैट मीन्स ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा ए 1/2। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये याद रखिएगा, आप अगर इसको डायरेक्ट माइनस करते हैं तो आपको एक प्लस करना पड़ता है, क्योंकि आप जैसे इसमें से माइनस करते हैं तो आप 2 छोड़ देंगे। तो ध्यान रखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे निकालेंगे, 1 से आप गिनती कर लीजिए पूरे लास्ट नंबर तक, और कितने नंबर आपने नहीं दिए उतने आप क्या कर दीजिए उसमें से एलिमिनेट कर दीजिए। तो देखें 1 से लेके 11 तक आपने कितने नंबर छोड़े, एक ही छोड़ा था, तो आपको सीधा आउटकम मिल जाएंगे 11 - 1 दैट इज 10। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बढ़ते हैं
नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज पार्ट नंबर 7। तो देखिए पार्ट नंबर 7 में हमारे पास कहता है एमसीक्यू में कि हमारे पास है एक, देख लीजिए हमें दे रखी है कुछ इंटरवल्स जिसमें पहले कहता है 0 to 5, देन 6 to 11। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 0 to 5, 6 to 11, 12 to 20, सॉरी 12 to 17 और 18 to 23 और 24 to 29। तो आप इसको अगर वो करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अगर इसको आप कंटिन्यूस बनाते हैं तो ये बनता है 0.5.5, तो 5.5 से 11.5, 11.5 से 17.5 और 17.5 से 23.5 और 23.5 से 29.5। आपने कंटिन्यूस बना दिया। नेक्स्ट आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 13, 10, 15, 8 और 11। तो मीडियम क्लास के लिए आपको CF भी निकालनी पड़ती है, तो CF आएगी 13 + 10 23। मैं zigzag मेथड का यूज कर रहा हूँ, आई होप दिस इज रिमेंबर टू यू। तो 38 × 8 हो जाएगा 46 और 47 से हो जाएगा आपके पास 57। तो आपको याद होगा मीडियम क्लास क्या होती है, क्लास विद CF जस्ट ग्रेटर देन CF ग्रेटर देन n/2। तो यहाँ पे n/2 57/2 करोगे तो आपके पास मिल जाएगा 28.5। तो 28.5 से जस्ट बड़ी ये आती है, तो इसकी अपर लिमिट आपको बतानी है, तो अपर लिमिट आती है हमारे पास 17.5। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि मीडियम क्लास किस तरह से हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा 17.5। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि कहता है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट P है तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री की क्या होगी। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया, हमने अभी किया। P of E + P of not E = 1 होता है। अब इसको बोलते हैं P और कॉम्प्लीमेंट इसको बोलते हैं नॉट E को। तो यहां से आप देख सकते हैं P of not E आता है 1 - P। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आपको क्या करना है, टोटल प्रोबेबिलिटी में से आप उसको माइनस कर देंगे तो आपको उसका कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए B, दैट इज 1 - P। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में कहता है द एरिया ऑफ अ सर्कल दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए हमारे पास एक सर्कल है जिसकी साइड है 6 सेंटीमीटर। तो आप क्लियरली देख सकते हैं इस एरिया ऑफ सर्कल चाहिए आपको। तो देख लीजिए जो डायमीटर है वो 6 सेंटीमीटर बन रही है, तो यहाँ से रेडियस आपके पास आएगा 3 और πr² होता है फॉर्मूला। तो पाई इंटू 3 का स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास आएगा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स ऑप्शन हो जाएगा डी यहाँ पे 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि किस तरह से हम लोग कर रहे हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, जो कि कहता है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास कहा गया है इन ट्राइंगल्स ABC और DEF, दो ट्राइंगल्स आपके पास, एक है ABC, तो बना देता हूं मैं यहाँ पे ABC, और दूसरा आपके पास है DEF। ठीक है, तो इसमें एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर है, तो मतलब ये नंबर 1 डालेंगे, इसको भी नंबर 1 डालेंगे। नेक्स्ट F = C है, ये आएगा नंबर 2, तो ये भी नंबर 2 आ गया। अब बोलता है जो AB है वो 3 टाइम्स DE के है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो एंगल साइड यहाँ पे नहीं हो रही, क्योंकि AB दो एंगल्स इक्वल है तो ये सिमिलर हो सकते हैं, बट कॉन्ग्रेंट होंगे वो हम देख लेते हैं। क्योंकि देख लीजिए दोनों साइड्स इक्वल नहीं आई है तो कतई ये कभी भी हमारे पास कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते, क्योंकि कॉन्ग्रेंट्स में साइड हमेशा इक्वल रहती है, ना कि प्रोपोर्शनल। क्योंकि यहाँ पे रेशियो 1:1 नहीं आ रही है, 3:1 आ रही है, तो ये ट्राइंगल्स कभी भी कॉन्ग्रेंट नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ पे दो एंगल्स इक्वल है तो डबल ए से ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास क्या होंगे, सिमिलर। सो दैट मीन्स यहाँ पे जो ऑप्शन की बात करूं मैं, ऑप्शन हमारे पास जो आना चाहिए वो आना चाहिए यहाँ पे हमारे पास कौन सा, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रेंट। तो दैट मीन्स ऑप्शन आपके पास बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो 10 पार्ट हम अभी कर चुके हैं, अब बढ़ते हैं बाकी के 10 पार्ट की तरफ। तो देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ स्क्रीन पे आपको दिखता हुआ। तो 11 में क्या कह रहा है हमारे पास कि दो ट्राइंगल्स है, एक DEF और एक PQR है। तो देख लीजिए DEF और PQR है। ठीक है, कहता है एंगल D किसके बराबर है, एंगल Q के बराबर है। ठीक है, और एंगल R जो है वह एंगल E के बराबर है। ठीक है, तो ये 2 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे बनता है DEF इज सिमिलर टू, यहाँ पे आ जाएगा QRP। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि किस तरह से हमने लिखा। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो पहले ऑप्शन में कहता है EF। तो देख लीजिए जब इसकी हम EF लेते हैं तो इसकी कौन सी साइड आनी चाहिए, इसकी आनी चाहिए PR, बिल्कुल सही कह रहा है भाई। और इसकी अगर DF लेते हैं, पहला और तीसरा लेते हैं, तो उसका भी पहला और तीसरा आना चाहिए PQ, बिल्कुल सही कहा है। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है हमारे पास। नेक्स्ट ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी में कहता है कि अगर D से E लेते हो, तो D से E लेते हैं तो उसका Q से R आना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि D से अगर E जा रहे हैं तो आपके पास यहाँ RQ होना चाहिए, QR होना चाहिए, जबकि यहाँ लिखा है PQ, तो ये आपका गलत हो गया। तो दैट मीन्स 10th का आपके पास हो जाएगा सीधा सीधा कौन सा पार्ट आपके पास हो जाएगा, सॉरी 11th का हो जाएगा बी पार्ट, क्योंकि हमें यहाँ पे नॉट करेक्ट बताना था। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू।
ऑर्डरिंग से ही आप बता सकते हैं, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि किस तरह से मैंने इसमें ऑर्डर निकाला। सबसे पहले ऑर्डर वाली वीडियो भी आपको देख लेनी चाहिए अगर आपको नहीं आता है, क्योंकि इसका एमसीक्यू आपको पेपर्स में जरूर देखने को मिलेगा, चाहे वो करेक्ट पूछे या फिर नॉट करेक्ट पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे हमें कहता है द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। सबसे पहले याद रखिए एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे आएगा तो उसके कोऑर्डिनेट x, 0 होंगे। अब ये इक्वी डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के लिए अगर आपको याद हो तो मैंने फिगर इस तरह से बना रखी है। अब इसका डिस्टेंस हमें क्या करना है, यहां से चेक करना है दोनों से क्या आएगा इक्वल। तो पहला ऑप्शन पुट करते हैं। पहला ऑप्शन तो हमारे पास एक्स एक्सिस पे आता ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं 2,0। तो अगर मैं 2,0 पुट करता हूं तो पहला बन जाता है 2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है 2 + 1, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब आपके पास। और यहाँ पे भी करते हैं तो 2 - 5, 2 - 5 हो जाएगा -3 का स्क्वायर। अगर आप यहाँ करोगे तो दोनों 3 मिल जाएंगे। सो दैट मीन्स 12 का हो जाएगा बी ऑप्शन 2,0। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको कॉलिनियर नहीं बनाना है पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में इक्विडिस्टेंस मेंशन किया हुआ है, ना कि कॉलिनियर। तो आपको यहाँ पे ऐसी भी शेप ही बनानी है, चाहे ऊपर की तरफ बनाइए चाहे आप नीचे की तरफ बनाइए, लेकिन कॉलिनियर कभी नहीं बनाइए। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 हमारे पास कहता है कि अगर जो P है, सॉरी R है, वो मिड पॉइंट है। R जो है वो मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? P का और Q का। तो Q है 1, P + 4 और ये हमारे पास है -3, P। तो अगर आपको याद है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है -1 = x1 + x2 / 2। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास हो जाएगा y1 + y2 / 2। तो p + p + 4 / 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें p की वैल्यू चाहिए, तो ऊपर तो आ चुका है। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे कर लीजिए 2p + 4/2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 2 - 4 = 2p हो जाएगा। तो आपके पास आएगा -2/2 = p। तो आपके पास p की वैल्यू सिंपली आ जाएगी -1। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो p की वैल्यू आपके पास हो जाएगी -1, जो कि हमारा ऑप्शन है ए। तो 13 का हमारे पास हो जाएगा -1 आंसर। सो आई होप ये आपको समझ आ रहा हो कि किस तरह से हमने किया। तो 13 का हो चुका है -1 ऑप्शन। तो चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा इस टाइम पे। कहता है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ x² - 6x + k। और आपको बोला हुआ है 3α + 2β = 20। ठीक है, तो आपको अल्फा और बीटा जब तक नहीं पता होगा तब तक आप के नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अल्फा + बीटा इस क्वेश्चन में होता है -b/a। तो आप ले सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्ट, तो मैं इसको 1 डाल देता हूँ, इसको मैं 2 डाल देता हूँ, यहाँ से मैं बीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 6 - अल्फा आ जाती है। ठीक है, अगर इसको आप पुट कर देते हैं फर्स्ट में तो क्या बन जाता है 3α + 2 6 - अल्फा = 20। तो जगह 3α + 12 - 2α = 20। तो यहाँ से देगा अल्फा = 20 - 12, जो कि देगा 8। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास 8 आ गई है। तो अगर आप इसको पुट कर देते हैं तो बीटा की वैल्यू आती है 6 - 8, जो कि हो जाएगी -2। और क्योंकि आपका अल्फा × बीटा = k है, तो k की वैल्यू जाएगी 8 × -2, जो कि हो जाएगी k की वैल्यू -16। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ध्यान से देख लीजिए कि किस तरह से मैंने सॉल्व किया इसको। तो 14 का ए पार्ट हो जाएगा -16। तो -16 इज द राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि किस तरह से हमने इसको किया। ठीक है, तो सिंपल था। एक ही क्वेश्चन दे रखी थी, दूसरी क्वेश्चन मैंने खुद बनाई, जो कि होती है अल्फा + बीटा। आप चाहे तो एलिमिनेशन लगाइए, मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूशन से कर दिया, जैसा आपको ठीक लगे आप ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 में देखिए हम कहता है p - 1 p + 3 और 3p - 1 AP में है। अगर आपको याद है कंसेप्ट में मैंने जैसे कि बता रखा है, इफ a, b, c आर इन AP देन 2b = a + c। आपको ये याद होना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पे सिंपली हमने b की जगह वैल्यू पुट कर दी, a की जगह a की वैल्यू और c की जगह c की वैल्यू। तो सॉल्व करने में आप देख सकते हैं यहाँ पे आएगा 4p - 2 = 2p + 2 3 6। तो यहाँ पे 4p - 2p हो जाएगा और 6 + 2 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 8। और ये हो जाएगा 2p और p की वैल्यू हो जाएगी 8/2, जो कि हो जाएगी 4। तो यहाँ पे देख लीजिए 4 हमें ऑप्शन दिखता है, जो कि ए पार्ट। तो 15 का ए पार्ट आंसर हो गया है 4। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो देख लीजिए हमने यहाँ पे किया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। आखिरी के 5 क्वेश्चन रह गए हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको किस तरह से हमने करना है। तो 16 में कहता है इफ x = 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ, क्योंकि इसका रूट है, तो रूट क्या होता है जिसको सिंपली पुट करने से इक्वेशन पूरी 0 बन जाती है। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 3 पुट कर लीजिए आप यहाँ पे। तो देख लीजिए सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। 9 - 6k - 6 = 0। तो यहाँ जाएगा -6k
प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आएगा 3 इक्वल टू 6k और 3/6 इक्वल टू k, जो कि सॉल्व करने पे 1/2 आएगा। तो दैट मीन्स ऑप्शन आपके पास हो जाएगा यहाँ पे C, तो 16 का ऑप्शन हो जाएगा 1/2, जो कि ऑप्शन C। सिंपल था। अगर आपको रूट दे रखा है तो आप उसको सिंपली इक्वेशन में पुट करते हैं तो इक्वेशन इक्वल टू 0 बन जाती है। यही लॉजिक कहता है। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है अगर दो कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट 306 है तो पहले को एक्स लेट कर लिया, दूसरे को एक्स प्लस वन लेट कर दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है दोनों का प्रोडक्ट करना है इक्वल टू 306 होना चाहिए। तो आपको बोला है कौन सी वाली इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है। तो सामने दिख गया 17 का ए, जो कि काफी ज्यादा हलवा वाला क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। तो ये हमने कर चुका है 17, जो कि काफी सिंपल था। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन 18 में कहता है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12, मीट एक्स एक्सिस। अब याद रखिए एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट x, 0 होते हैं, तो मतलब आपका जो ऑप्शन होना चाहिए वो आपका ऑप्शन ये वाला तो कभी नहीं बन सकता और ये भी नहीं बन सकता, तो ऑप्शन इन दोनों में से आएगा। तो दैट मीन्स आपको y की जगह 0 पुट करना है। तो जब आप y की जगह 0 पुट कर लेते हैं तो आपके पास हो जाएगा 3x इक्वल टू 12 और x की वैल्यू आती है 4, तो दैट मीन्स पॉइंट बन जाएगा 4,0, जो कि हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा 4,0। तो सी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, जो कि हो जाएगा ऑप्शन 4,0। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट असर्शन रीजन की तरफ, जो कि कहते हैं, देख लेते हैं। असर्शन कहती है इफ x, x प्लस 2, x प्लस 7, x प्लस 9 और x प्लस 12, अगर हमारे पास इनका जो मीन है वो आता है 15। क्या आता है इनका मीन? 15 आता है। तो x की वैल्यू है हमारे पास 9। तो चेक कर लेते हैं, सिंपली से हम वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो आप जैसे मर्जी कर लीजिए। तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ, तो यहाँ पे का 9 to 11 और ये 9 और 7 16 और ये हो जाएगा आपके पास कितना, 9 और 9 18 और ये हो जाएगा 9 प्लस 12 21। तो अगर सबको प्लस करके हम डिवाइड कर लेते हैं तो यही कहता है हमारे पास कि सबको प्लस कर लीजिए और डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 टाइम्स डिवाइड कर लीजिए। तो देख लीजिए पहले होता क्या है, 20 हो गया, 30 36 हो गया, 44 54 हो गया, तो आपके हो जाएगा 55 65 75। तो 75 डिवाइड बाय 5 करोगे तो आपको 15 मिल जाएगा। तो असर्शन 15 ही कह रही है, तो असर्शन इज वेरी ट्रू। लेकिन अब देख लेते हैं आपके पास रीजन क्या कह रही है। तो असर्शन तो आपकी ट्रू आ चुकी है, ठीक है। रीजन कहता है कि भाई जो आपके पास मीन होता है उसका होता है सम डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मैंने यही किया, सम डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देख लीजिए दोनों इंडिविजुअल जो ट्रू है, लेकिन मैंने सेकंड वाले को यूज किया है, तो इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। तो रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट असर्शन रीजन की तरफ, जो कि लास्ट रहेगा आपके एमसीक्यू का। तो देख लीजिए, इसको मैं कर देता हूं। तो 20 में कहता है कि अगर -7,0 जो है वो एक्स एक्सिस पे है, उसका डिस्टेंस 2, -5 और -2,9 से क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग निकाल के। तो देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ से निकालता हूँ मैं। तो यहाँ से आएगा -7 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देख लीजिए आप सीधा सीधा, तो ये हो जाता है -7 + 2 81 + 25। इसको प्लस करने पे आपका आता है 106। अब यहाँ से कर लेते हैं हम, नेक्स्ट 2 का निकाल लेते हैं। तो इसका भी हमारे पास क्या बनता है, देख लीजिए यहाँ पे -7 + 2 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का स्क्वायर। तो यहाँ देख लीजिए 5 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 25 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। तो अगेन 106 आती है। तो दैट मीन्स आपकी असर्शन यहाँ पे ट्रू है। अब बात करें रीजन की, तो रीजन कहता है 3 पॉइंट्स पी क्यू आर आर कॉलिनियर। और क्योंकि कॉलिनियर तब होते हैं जब पी क्यू आर का जो हमारे पास क्या होता है, वो होता है क्या बोलते हैं इसको, ट्राइंगल बनाते हैं, उसका एरिया 0 होता है। 3 पॉइंट जब कॉलिनियर होते हैं तो उनसे ट्राइंगल बन ही नहीं सकता, तो उनका एरिया 0 हो जाएगा। रीजन बिल्कुल ट्रू है, लेकिन क्या कॉलिनियर और इसका कोई कॉम्बिनेशन रिलेशन बनता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बनता है, क्योंकि रीजन कह रहा है कॉर्डिनर की बात और असर्शन कह रहा है इक्विडिस्टेंस की बात। तो दोनों तो इंडिविजुअली ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे में रिलेशन नहीं बना रहे हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर द असर्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 भी हमने सॉल्व कर दिया। तो इसी के साथ हमारी असर्शन रीजन के साथ ये सारे के सारे एमसीक्यू खत्म होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट कर लेते हैं हम अपना सेक्शन बी यहाँ पे। तो सेक्शन बी आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन जो है वो मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि वो आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। √3 को आपको इरेशनल प्रूव करना। आई नो दिस, यू नो हाउ टू डू दिस, तो काफी बार हमने कर रखा है, तो आपको आता ही होगा। तो हम लोग 22 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और 22nd क्वेश्चन बोलता है कि v की वैल्यू फाइंड आउट करो अगर आपको 1 - tan² v दे रखा है 2/3। तो सिंपल सा है, आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को आप शिफ्ट कर लीजिए। तो ये हो गया 1 - 2/3 = tan² v।
सो रिमेंबर जब भी दो फ्रैक्शन हो तो एलसीएम लेते हैं, तो आ जाएगा 3 - 2 इक्वल टू tan स्क्वायर v। तो यहाँ से हो जाएगा 1/3 इक्वल टू tan स्क्वायर v, और स्क्वायर को अगर आप वहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो बन जाएगा 1/3 का अंडर रूट इक्वल टू tan v, और 1 का रूट 1 √3 का √3। तो tan v की वैल्यू 1/√3, tan कितने में 1/√3 होता है, दैट इज 30 पे, तो आपके पास v की वैल्यू आ चुकी है 30 डिग्री। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि किस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 भी हो चुका है। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं नेक्स्ट अब हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो कि आपके दोनों ट्राइंगल्स के हैं, तो दिखा देता हूं मैं आपको। ओके, ट्राइंगल्स में 23 में आपके पास क्या आता है, मैं थोड़ा फिर भी सॉल्व करके दिखाता हूं आपको इसमें। तो देख लीजिए, ये आपके पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम है PQR, और यहाँ पे कुछ लाइंस पैरेलल है, ठीक है, और ये फिगर है आपकी, ये आ गया आपका D और ये आ गया O। तो आपको गिवन दे रखा है, जो गिवन है वो लिख लेता हूँ, उसके बाद टू प्रूफ लिखता हूँ। गिवन है DE इज पैरेलल टू OQ और DF इज पैरेलल टू OR, ये है गिवन, और प्रूफ करना है आपको EF इज पैरेलल टू QR, ये है टू प्रूफ। तो देख लीजिए, सबसे पहले आपको प्रूफ में दिखाता हूं। सबसे पहले देख लीजिए, ये दोनों DE और OQ, DE और OQ आर के आपके पास POQ में, इन ट्राइंगल POQ में आप देख सकते हैं DE जो है वो पैरेलल है OQ के, तो दिस इंप्लाइज PE अपॉन EQ इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास PD अपॉन DO, ये हो जाएगा नंबर 1, और कैसे हुआ, बाय BPT, ठीक है। इसी तरह सेकेंड लाइन DF और OR, DF ये रहा, OR ये रहा, तो ये आएगा इन ट्राइंगल POR, DF is parallel to OR, this implies हमारे पास हो जाएगा PD अपॉन DO इक्वल्स टू PF अपॉन FR, ये हो जाएगा नंबर 1, ये भी कैसे हुआ, बाय BPT। और अगर 1 और 2 को आप देखिए, फ्रॉम 1 और 2 PF अपॉन FR इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास PE अपॉन EQ, ठीक है। तो कॉमन देख लीजिए, कॉमन पॉइंट हो जाएगा, दिस इंप्लाइज EF इज पैरेलल टू QR, कैसे हुआ, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था आपके पास कि अगर आपके पास लाइन पैरेलल है विद द ट्राइंगल, तो क्या हो जाती है हमारे पास, रेशियो प्रोपोर्शनेट हो जाती है। और इसका ठीक उल्टा, अगर आपके पास रेशियो प्रोपोर्शनेट है तो जो कॉमन पॉइंट से बनती है लाइन, जैसे यहाँ पे F बन रहा है और यहाँ पे E बन रहा है, तो EF जो लाइन होगी वो बेस के हो जाएगी पैरेलल। सो ये हमारा 23 का फर्स्ट पार्ट था। इसी तरह 24 का भी हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, वो भी मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। तो देख लीजिए, वहां पे फिगर मैं दोबारा से बनाता हूँ। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 6.2 का। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही है, तो उसको भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो 23 का जो और पार्ट है उसमें फिगर अगेन आपको दे रखी है, तो फिगर है ये वाली, ठीक है, मैं बना देता हूँ यहाँ पे। तो देख लीजिए, यहाँ पे हमें एक लाइन बनाई है DF और एक बनाई है आपकी AE, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, और ये रही आपकी कुछ फिगर्स इस तरह से। ये है आपका B, ये है D, ये है F, ये है E, ये है A और ये है C। गिवन दे रखा है आपको DE इज पैरेलल टू AC और DF इज पैरेलल टू AE, और प्रूफ करना है BF अपॉन FE इक्वल्स टू BE अपॉन EC। तो अगेन सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो सबसे पहले प्रूफ में देख लीजिए, ये दोनों लाइंस किस में आ रही है, प्रूफ में। तो DE और AC, DE ये रही, AC ये रही, तो आएगा इन ट्राइंगल ABC DE is parallel to AC, तो दिस इंप्लाइज, क्योंकि DE और AC है, तो देख लीजिए DE मैं कर देता हूँ यहाँ पे, तो रेशो बनेगी AD अपॉन DB, या फिर आप लिख सकते हैं BD अपॉन DA इक्वल्स टू BE अपॉन EC। नंबर 1 कैसे हुआ, बाय BPT हो गया, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। नेक्स्ट आता है इन ट्राइंगल, ध्यान से देख लीजिए, DF इज पैरेलल टू AE। अब DF कौन सी है, इसको मिटा लीजिए ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। अब DF ये रहा, और AE ये रहा। तो ट्राइंगल देख लीजिए कौन सा बन रहा है, इससे बन रहा है ABE, तो लिखूंगा इन ट्राइंगल ABE हो जाएगा DF इज पैरेलल टू AE, तो दिस इंप्लाइज आपके पास हो जाएगा BD अपॉन DA इज इक्वल्स टू BF अपॉन FE। ये भी कैसे हो गया, बाय BPT, और इसको डालते हैं नंबर 2। तो फ्रॉम 1 और 2 अगर आप ध्यान से देख लीजिए, तो दोनों का एक साइड हमारा सेम है BD अपॉन DA, तो यहाँ से आ जाएगा BE अपॉन EC इक्वल्स टू BF अपॉन FE। तो देख लीजिए अगेन EE कॉमन आ रहा है, तो EF जो होगी वो लाइन हो जाएगी पैरेलल, मतलब EF जो लाइन आपकी हो जाएगी, सॉरी इस बार लाइन पैरेलल बताने की जरूरत नहीं, हमें यहीं तक करना था, तो हेल्थ प्रूव्ड हो चुका है। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है।
तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कैसे समझ आया आपको कि जब भी विद इन द ट्राइंगल्स हमारे पास लाइन पैरेलल हो तो वहां पे लगती है बीपीटी। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि कहता है क्वेश्चन नंबर 24, जो कि अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसको यूनिक वे में बता के रखा हुआ है। तो ध्यान से देख लीजिए हमें क्या करता है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, तो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है हमारे पास। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक आपको मालूम नहीं है, जिसके एक के अंदर एक होता है। अब यहाँ पे छोटा देख लीजिए, यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी है, मतलब बड़े वाले सर्कल का ए होगा और छोटे वाले सर्कल का बी होगा। आपको फाइंड करनी है द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है किसकी, लार्जर सर्कल की, जो कि टेंजेंट बना रही है स्मॉलर सर्कल को। तो इस तरह से ज्वाइन कर लीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पे आपके पास बड़ा रेडियस ये वाला है, जिसको ए लिखेंगे और छोटा रेडियस बी लिखेंगे, तो आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे हमारे पास जो ए बी होगी वो आएगी आपके पास, मतलब आपके पास हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर। तो आप क्लियरली देख सकते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे तो अंडर रूट बन जाएगा। तो ए बी की वैल्यू ये आ चुकी है। दिस इंप्लाइज सिमिलरली हमारे पास ये वाली जो है, अगर मैं ए सी की बात करूँ, ए सी भी हमारे पास यही आ जाएगी। तो सिंपली यू कैन से जो बी सी है उसकी वैल्यू आएगी 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब डबल हो जाएगी इसकी। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि किस तरह से हुई। हमने सिंपली यहाँ पे पीजीटी लगाई है क्योंकि ये ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास, राइट ट्राइंगल। और राइट ट्राइंगल क्यों बना, क्योंकि रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि ये परपेंडिकुलर क्यों हुई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, क्योंकि रेडियस हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे परपेंडिकुलर होता है। थ्योरम नंबर 1 है आपकी सर्कल्स की। ठीक है, तो यहाँ पे पीजीटी लगा के आपको कैसे पता लगा कि बाहर बड़े वाले सर्कल का ए होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि जो ए है वो बड़ा है और बी की वैल्यू छोटी है। तो ए आएगा बाहर और बी आएगा अंदर। तो बी होगा छोटा वाला सर्कल और ए होगा बड़ा वाला सर्कल। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो अब इसके बढ़ते हैं और पार्ट की तरफ, और पार्ट को किस तरह से करना है वो भी आप देख लीजिए। तो और पार्ट में हमारे पास कहता है कि हमारे पास फिगर ऑलरेडी दे रखी है, तो मैं इसको क्विकली सॉल्व करूंगा, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आपको देखने को जरूर मिला होगा ये क्वेश्चन। तो देख लीजिए, ये आ गया P, ये आ गया O, ये आ गया B, ये आ गया A। तो देख लीजिए आपको कौन सा एंगल POB, ये आपको 115 दे रखा है, तो आपके पास फाइंड करना है। तो हो जाएगा एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। सबसे पहले रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब आपके पास आना चाहिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 115 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो यहां से आ जाएगा आपके पास एंगल 1 प्लस 90 इक्वल टू 115। तो एंगल 1 हो जाएगा 115 माइनस 90, जो कि हो जाएगा एंगल 1 इक्वल टू 25 डिग्री। तो आई होप दिस इज क्लियर। और एंगल 1 जो है आपका वो है एंगल आपके पास APO। ठीक है, तो एंगल APO इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 25 डिग्री। सो आई होप दिस इज क्लियर कि किस तरह से आपके पास आया। देख लीजिए एंगल 2 आपको 90 कैसे मिला। सबसे पहले आपको याद रखना है रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट परपेंडिकुलर होता है, तो इसलिए 90 हो गया। अब आपको एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये डायमीटर है। ठीक है, तो डायमीटर थी तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगेगी, और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में जानते हैं 2 इंटीरियर का सम एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 115, और क्योंकि एंगल 2 हमें ऑलरेडी 90 पता है, तो एंगल 1 की वैल्यू आपके पास बचेगी सिर्फ 25। अब एंगल 1 मैंने लेट किया था APO, तो APO की वैल्यू 25 आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। तो ये इस सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। तो देख लीजिए 25 में हमारे पास कहता है कि हमारे पास 43x प्लस 67y इक्वल टू 24 है, और 67x प्लस 43y इक्वल टू माइनस 24 है। सो इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू कि इंटरचेंजिंग ऑफ डिजिट्स जब भी हो, तो देख लीजिए डिजिट्स का इंटरचेंजिंग है। देख लीजिए यहाँ पे इस तरह से बढ़ रहा है, देख लीजिए। तो आपको एक बार ऐड करना होता है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो एक बार आएगा एडिंग 1 and 2। तो जैसे ही आप ऐड करते हैं दोनों को, तो देख लीजिए 67 में आप 43 ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास कितना, 7 3 10, 6 4 10, 110 हो जाएगा आपके पास। और यहाँ पे फिर से आप ऐड करेंगे तो 110y, और यहाँ पे ऐड करेंगे 0 हो जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 0, और 110 जो था वो कॉमन वहाँ पे जाके डिवाइड होकर फिर से आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो क्वेश्चन में आपको x प्लस वाई की वैल्यू पूछी थी, तो आपको निकाल चुके हैं। सिंपली आपको नेक्स्ट पूछता है सब्ट्रैक्टिंग करने पे x माइनस वाई की वैल्यू। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, जैसे आप माइनस करते हैं तो 43 में से आप 67 जब आप निकाल दोगे, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि जब भी आप माइनस करते हो तो नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। तो नीचे वाली टर्म्स के साइन जैसे आप चेंज करते हो,
तो देख लीजिए आपके पास सबसे पहले क्या लिखना है आपको, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर साइन चेंज करता हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पे आ गया माइनस और 43, 53, 63, तो आपके पास आ जाएगा 25x प्लस ये वाला हमारे पास हो जाएगा, सॉरी 25 नहीं, यहाँ पे 24 आना चाहिए था, मैंने गलत लिख दिया, और यहाँ पे भी 24y हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 67 में से 43 जाएंगे, इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 48। तो आप यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो -24 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस वाई इक्वल टू 48, तो x माइनस वाई इक्वल टू 48 डिवाइड बाई -24 जो कि हो जाएगा -2। तो आपके पास दोनों वैल्यू आपको देखने को मिल चुकी है, x प्लस वाई की और x माइनस वाई की, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछी गई थी। तो आपको याद रखना है, अगर आपको एक्स वाई भी पूछे तो भी आपको इसको सॉल्व करके करना पड़ेगा। याद रखिए जब भी आपको इंटरचेंजिंग ऑफ डिजिट्स दिखता है तो आप यही ट्रिक अप्लाई कर लीजिए ताकि आपका आंसर जल्दी जल्दी निकले। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि आपकी सेक्शन सी। तो सेक्शन 5 में मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए, इंक्लूडिंग और वाले भी सारे मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए। नेक्स्ट हम करेंगे सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में जो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो आता है आपके पास अर्थमेटिक मीन का, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। तो देख लीजिए यहाँ पे क्लास इंटरवल आपको दे रखा है, मैं बना देता हूँ यहाँ 0 से 20, देन 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, और आपके पास एफ आई भी दे रखा है, लेकिन क्योंकि मीन का क्वेश्चन है तो मैं पहले एक्स आई भी लिख देता हूँ यहाँ पे। तो एफ आई की जगह दे रखा है 12, 15, 32 के और 13, ठीक है। नेक्स्ट एक्स आई निकाल देते हैं हम, तो एक्स आई आपको होता है अपर प्लस लोअर डिवाइड बाई 2 होता है, तो यहाँ पे आपके पास 20 20 का गैप्स है, तो यहाँ पे 20 का गैप्स होगा, तो मैं सिंपली लिख देता हूँ 50, 70 और 90, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एफ आई एक्स आई, क्योंकि मैंने बोला मिसिंग फ्रीक्वेंसी के लिए मैं यही यूज करता हूँ, जल्दी हो जाता है। तो ये हो जाएगा 120 और 53 दा 45, 450 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 2 10, 5 3 15, 1600 हो जाएगा आपके पास। ये हो जाएगा 70k, और ये हो जाएगा आपके पास 13 9 117 0। तो यहाँ पे सबमिशन एफ आई कर लेता हूँ पहले, सबसे पहले मैं सबमिशन एफ आई करने पे देख लीजिए क्या बनता है हमारे पास। देखते हैं 25 और 15, 27 हो गया, 28 29 हो गया, 29 39 49 59 59 और 362 72 प्लस की आ चुका है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। और ये इनको भी हम ऐड कर लेते हैं, तो ये देख लीजिए क्या बनता है हमारे पास, ये दोनों हमारे पास सबमिशन एफ आई एक्स आई आ जाएगा हमारे पास 450, और ये हो गया हमारे पास 570, ठीक है। इन दोनों को भी मैं ऐड कर देता हूँ, तो ये 0772770, और इनको हम फाइनली ऐड कर देते हैं दोनों को, 7 7 14, 7 5 12 13, और ये हो चुका है 3340 प्लस 70k, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको मीन का फॉर्मूला याद रखना है, सबमिशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सबमिशन एफ आई, और क्योंकि एक्स बार आपको ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में, एक्स बार है आपके पास क्वेश्चन में यहाँ पे 53, तो आ जाएगा 53 इक्वल्स टू 3340 प्लस 70k होल डिवाइडेड बाय 72 प्लस k। तो क्लियरली आप कर दीजिए यहाँ मल्टीप्लाई, तो 53 इंटू 72 प्लस k इक्वल्स टू 3340 प्लस 70k। तो यहाँ पर जाएगा 53 इंटू 72 प्लस 53k इक्वल्स टू 3340 प्लस 70k, ठीक है। k वाली टर्म्स आप एक साइड कर सकते हैं यहाँ पे, तो 70k माइनस 53k, तो 53 63 17k आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, और इनको पहले सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए 53 और 72 को, मैं कर लेता हूँ 2 3 6 2 5 10, 7 3 21, 7 5 37 हो जाएगा, 6 1 8 3 8 1 6 हो जाएगा। तो 3 8 1 6 में से जैसे ही आप माइनस करते हैं 3 3 4 0, तो 6 आ जाएगा आपके पास यहाँ पे सबसे पहले, और यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 में से 3 के 4 आ जाएगा, तो 476 आता है। तो अगर आप 476 को 17 से डिवाइड करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है, 17 2 34, और यहाँ पे बन चुके हैं आपके पास 136। तो देख लेते हैं 7 से करते हैं, 8 7 56, 8 1 8, तो आपके पास क्लियरली यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो आपको देखने को मिल जाता है 28। तो k की वैल्यू आ चुकी है 28 फाइनली आपके पास, तो दिस विल बी योर राइट आंसर। तो किस तरह हमने k की वैल्यू 28 निकाली, आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि हमने किस तरह से इसको कैलकुलेशन किया। कैलकुलेशन एकदम सिंपल सा था, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म होता है, 26 का हमने कर चुका है, पार्ट ए की पार्ट था यहाँ पे। नेक्स्ट 27 हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो कि है प्रोबेबिलिटी का, और एक और वाला क्वेश्चन है, तो उसके दोनों और पार्ट्स में आपको करके दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो देख लीजिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देख लीजिए 27 का पहला पार्ट बताऊं मैं। देख लीजिए फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स में से आपने जैक वाली निकाल दी, ठीक है। इसमें से 2 रेड
जैक, 2 रेड क्वीन और 2 रेड किंग निकाल दिए, क्योंकि किंग भी हमारे पास 2 होते हैं रेड कलर वाले, क्वीन भी होती हैं। तो असल में आपके पास कितने कार्ड्स बच के 2 2 4 और 6 46 कार्ड्स हो गए आपके पास। तो टोटल कार्ड्स कितने बने, रिमेनिंग आपके पास 40, रिमेनिंग हो गए 46। अब 46 में से आपके पास सबसे पहले बोलता है ब्लैक किंग चाहिए आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग। और क्योंकि आपने ब्लैक किंग 2 है अभी भी, तो आपके पास 2/46 बन जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नहीं आता है तो प्रोबेबिलिटी का वीडियो देखिए, आपको आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट कर लीजिए उसको जरूर, आपको क्लियर हो जाएगा। अ कार्ड ऑफ रेड कलर, ठीक है, रेड कलर का कार्ड। और क्योंकि आपने रेड कलर के कार्ड आपको पता है 52 में से 26 होते थे, लेकिन 26 में से आपने 6 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो पीछे बचेगा 20 और टोटल होते हैं 46। अगर आप इसको रिड्यूस कर लेते हैं तो पहला वाला आएगा 1/23, और इसको रिड्यूस कर लेते हैं 2 10 20, तो 10/23 आ जाएगा। इसी तरह तीसरा पार्ट, अ कार्ड ऑफ ब्लैक कलर, ब्लैक कलर का कार्ड चाहिए, क्योंकि ब्लैक वाले तो हमने अभी भी कम नहीं किए, तो वो आ जाएगा 26 डिवाइड बाय 46, तो उसको डिवाइड करेंगे 2 13 तो 13/23 आ जाएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि किस तरह से हमारे आंसर यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पहला इसका पार्ट हो चुका है। अब इसका हम लोग और पार्ट करते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नहीं आता है आप जाके कार्ड्स का केस देख लीजिए, मैंने टेबल बना रखी है अच्छे से, आई बटन पे लिंक आपको मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग करेंगे अपना 27 का और वाला पार्ट। तो देख लीजिए हमारे पास कहता है टोटल बॉल्स 30 है, जिसमें से रेड है x, वाइट है 2x और ब्लू है 3x। तो दैट मीन्स टोटल कितनी आ जाएगी, टोटल होगा 6x। तो 6x इक्वल टू 30, तो x की वैल्यू 5 आ गई। दैट मीन्स रेड वाली हो जाएगी 5, वाइट हो जाएगी 10 और ब्लू हो जाएगी 15। तो आपको पूछता है नॉट रेड चाहिए, रेड नहीं चाहिए, तो रेड नहीं चाहिए तो वो 25 डिवाइड बाय 30 आ जाएगी। सेकेंड पार्ट पूछता है रेड चाहिए आपको, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, रेड कितने हैं 5, तो 5/30 रिड्यूस कर सकते हैं, इधर भी रिड्यूस कर सकते हैं, तो 5/6 पहले का आंसर, दूसरे का आएगा 1/6, और तीसरे का वाइट चाहिए हमें, तो वाइट देख सकते हैं आप कितनी है 10 डिवाइड बाय 30, तो काट के 1/3 आएगा। सो काफी सिंपल क्वेश्चन था, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो जल्दी जल्दी करवाने का मतलब यही है, क्योंकि क्वेश्चन काफी सिंपल है और मैं नहीं चाहता वीडियो ज्यादा लेंथी बने, तो इसलिए मैंने जल्दी से करवा दिया है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर अपना 28। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, आपको समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं जरूर दोबारा से इसको क्लियर करूंगा। तो 28 प्रोबेबिलिटी, सॉरी, हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ का क्वेश्चन है, तो कि मैंने ऑलरेडी इसका डेडिकेटेड एक वीडियो बना रखा है 8.3 का, क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने सारे पार्ट्स करवा रखे हैं, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको बाकी के पार्ट्स देखने। ये वाला पार्ट में एक बार फिर से जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। तो हमेशा की तरह मैं कहूंगा जो बड़ी साइड होती है वही लेते हैं, तो बड़ी साइड LHS है तो LHS को लेते हैं, क्योंकि हमें चाहिए tan स्क्वायर a, और आपको याद होगा tan स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है हमेशा sec स्क्वायर के साथ। तो देख लीजिए तभी हमें a + b का होल स्क्वायर यहाँ पे भी लगाना है, और cot स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है cosec स्क्वायर के साथ। तो cosec स्क्वायर हमें मिलने के लिए a + b का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो इसमें a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो आएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। तो a की जगह आएगा cos sin a, b की जगह आएगा cosec a। यहाँ पे भी अप्लाई कीजिए तो रहेगा a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। अब याद रखिए साइन स्क्वायर तो चाहिए नहीं, तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को इकट्ठा कर लीजिए, साइन स्क्वायर + कॉस स्क्वायर इकट्ठा कर लिया, और इसको रहने देते हैं फिलहाल वैसे ही। आप जानते हैं कोसेक जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए होता है, तो मैं कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। सेक स्क्वायर को रहने दीजिए वैसे ही, और यहाँ पे देख लीजिए सेक जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो ये दोनों कट गए। सिमिलरली यहाँ पे भी ये दोनों कट गए, और साइन स्क्वायर + कॉस स्क्वायर होता है 1, तो आ गया 1 कोसेक स्क्वायर a + 2 + सेक स्क्वायर a + 2। ऐड कर लीजिए 2 + 2 4 और 5 हो गया। कोसेक स्क्वायर अभी बताया 1 + कॉट स्क्वायर a होता है, और इसी तरह सेक स्क्वायर होता है 1 + tan स्क्वायर a। तो आप नंबर्स को सबको ऐड कर दीजिए, तो बन चुका है 7 cot स्क्वायर a + tan स्क्वायर a, जो कि रिक्वायर्ड था, तो RHS आ गया इक्वल, तो दाकी हो जाएगा हेंस प्रूफ। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था कि हमने ऐसे ही स्टेप क्यों किए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि हमें यहाँ पे जरूरत थी, किसकी जरूरत थी, हमें जरूरत थी यहाँ पे tan स्क्वायर a की, ठीक है, तो वो तो बनता है sec स्क्वायर a से। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसी के साथ हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। और 29 में आपको यहाँ पे चॉइस नहीं मिली है, और 29 आपके दोनों क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लीव कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सर्कल्स का एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं।
हाँ, हिंट के लिए मैं आपको जल्दी से फटाफट बताता हूँ कि क्या करना है आपको इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो देख लीजिए, ये क्वेश्चन था आपके पास, ए ओ बी को आपको 90 प्रूव करना है। तो ए ओ बी भी दिखा देता हूँ पहले मैं, कौन सा ए ओ बी था हमारे पास यहाँ पे। तो देख लीजिए, ये है आपका ए, ये है ओ, ये है बी, ये आपका सी, और ये है पी, ये है क्यू। तो देख लीजिए, मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको भी जोड़ दूंगा यहाँ पे। ये ट्राइंगल को कॉन्करेंट प्रूव करूँगा, वो सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले आप ए पी इक्वल टू ए सी लिख सकते हैं, ओ ए इक्वल टू ओ ए कॉमन, ओ पी इक्वल टू ओ सी, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। ठीक है, बाय सीपीसीटी। सिमिलरली ये दोनों ट्राइंगल्स भी हमारे पास कॉन्करेंट हो जाएंगे बाय ट्रिपल एस, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। आप जानते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स पैरेलल है, तो ये पी बी पी क्यू आपकी जो है वो डायमीटर है, और डायमीटर हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या हो जाएगा आपके पास 180 हो जाएगा। और क्योंकि आपको 2 और 3 की रिक्वायरमेंट है, आपको ए और बी की रिक्वायरमेंट है, तो आपने 1 को भी कन्वर्ट कर देना है 2 में, क्योंकि मैंने अभी बताया वो सीपीसीटी से दोनों क्या थे, इक्वल थे, और 4 को भी हम 3 में कन्वर्ट कर देंगे, तो 2 एंगल 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 हो गया। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 हो गया, तो आपको मिल जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90, क्योंकि 2 वहाँ जाके जब डिवाइड हो जाएगा तो 90 बना देगा। तो एंगल 2 और एंगल 3 को आप प्लस करेंगे तो एंगल ए ओ बी बन जाएगा, तो ए ओ बी की वैल्यू आपके पास आती है 90। तो बुक का क्वेश्चन, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और जो इसके और में है, दैट इज योर आपके पास है प्रूफ दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट पासेस थ्रू द सेंटर। तो ये मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, सर्कल का आपको वीडियो आई बटन में मिल जाएगा, आप आज तक इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं लीव कर रहा हूं। तो इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 30। तो 30 क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग ध्यान से। 30 में हमारे पास कहता है, 30 है चैप्टर 1 का क्वेश्चन, कहता है तो एलसीएम, तो पहले एलसीएम एचसीएफ को लेट कर लीजिए। एलसीएफ को x ले लिया मैंने, एचसीएफ को मैंने x ले लिया, और एलसीएम कहता है 14 टाइम्स है एचसीएफ का, तो मतलब 14x आ जाएगा। और बोलता है एलसीएम और एचसीएफ का सम हमारे पास 600 है, तो दैट मीन्स क्या आ जाएगा 14x प्लस x इक्वल टू 600। तो यहाँ से आता है 15x इक्वल टू 600, तो x की वैल्यू आती है 600 डिवाइड बाई 15, जो कि हो जाएगा 40। तो इसका मतलब एचसीएफ हो गया आपके पास 40, और एलसीएम हो जाएगा 14 4 56, 560 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली लगा सकते हैं। आपको चाहिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, और आपको एक नंबर दे रखा है इसमें से, पहला नंबर है 280, दूसरा नंबर आपको पता नहीं, जो कि आपको फाइंड करना है। तो एलसीएम आपके पास है x, एचसीएफ है 14x, तो आप इसको 14x स्क्वायर भी ले सकते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो x स्क्वायर की वैल्यू आती है 40 इंटू 40 हो जाएगा, और 280 इंटू b हो गया। आप जान दें ये 280 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 0 0 कट गया, 4 7 28 हो गया, और 7 2 14 हो गया, तो आंसर आ गया आपके पास 80। तो देयरफॉर सेकंड नंबर इज 80, देयरफॉर सेकंड नंबर इक्वल टू 80। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सिंपल सी कैलकुलेशन थी, आपको समझ आ चुका होगा कि किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एक लास्ट क्वेश्चन रह चुका है सेक्शन सी का, उसके बाद हमारी सेक्शन डी स्टार्ट हो जाएगी। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नहीं आया समझ, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं 31 की तरफ, जो कि है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन। कहता है एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ए और बी इसको डिवाइड कर रही है एक पॉइंट पी, रेशो दे रखी है 1/2, 3,2 और 5,1। अब ये जो पॉइंट पी है ये एक लाइन पे लाई कर रहा है, वो लाइन है 3x माइनस 18y प्लस के इक्वल टू 0। आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो सिंपल सा है, क्योंकि ये पॉइंट पी आप निकाल लीजिए सेक्शन फॉर्मूला से, जैसे आपको पी मिलता है आप दोनों के एक्स वाई को यहाँ पुट कर लीजिए, आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो सबसे पहले आप पी एक्स निकाल लीजिए। तो पी एक्स के लिए आपको क्या बनेगा, इसको जब एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1 इंटू 5 5 हो जाएगा, और 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 प्लस 2 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 3। तो आपके पास आ जाएगा 11/3 पी एक्स। और इसी तरह पी वाई निकालने के लिए आपको 1 इंटू 1 करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 1, और 2 इंटू 2 करेंगे 4, और 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5/3। तो पी पॉइंट बन चुका है आपके पास 11/3, 5/3। अब क्योंकि ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, सिंस पी लाइज ऑन 3x माइनस 18y, तो आ जाएगा 3 इंटू 11/3 माइनस 18 इंटू 5/3 प्लस के इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख लीजिए 3 6 3 18 हो गया, 3 3 कट गया, 11 माइनस 30 प्लस के इक्वल टू 0, तो माइनस 19 इक्वल टू के इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू हो चुकी है 19। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि 19 किस तरह से हमारे पास यहाँ पे आई है। तो देखिए सिंपली सेक्शन फॉर्मूला यूज करके मैंने पी पॉइंट निकाल दिया, और जैसे ही मेरे को पी पॉइंट मिल गया मैंने उसके एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। और क्यों पुट की, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेशली लिखा हुआ है कि जो पॉइंट पी है वो इस लाइन के ऊपर आ रहा है। तो पॉइंट जिस भी पॉइंट में से पास करती है उस पॉइंट का वो पॉइंट उसका सॉल्यूशन बन जाता है। सॉल्यूशन मतलब उसको पुट करने पे LHS इक्वल टू RHS हो जाती है। तो इसी के साथ हमारी सेक्शन सी भी कंप्लीट होती है।
अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन डी को। तो क्लास नेक्स्ट हमारे पास आ गया है सेक्शन डी। तो सेक्शन डी का आपने पहला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 32, जो कि है बीपीटी से रिलेटेड। क्योंकि बीपीटी की स्टेटमेंट दे रखी है, आपको प्रूफ करना है, तो बीपीटी प्रूफ मैंने ऑलरेडी करवा चुका है, तो मैं दोबारा से नहीं करने वाला। इसी का सेकेंड पार्ट हम लोग अगर नजर डालें, इसी के साथ ज्वाइन कर रखा है। एक ट्राइंगल है जिसमें आपकी एक लाइन पैरेलल है जिसका नाम है बीई। तो बीई जो है आपकी वो पैरेलल है, ठीक है। बीई आपकी है पैरेलल, किसके पैरेलल है? सीडी के। तो आपको क्या फाइंड करनी है? आपको फाइंड करनी है EC, आपको फाइंड आउट करनी है। और आपको बताया है AD बाय DB इक्वल्स टू क्या है? AE बाय EC, AE अपॉन EC के इक्वल है। तो AD बाय DB आपकी किसके इक्वल है? AE बाय EC के इक्वल है। आपको फाइंड करनी है EC। तो देख लीजिए यहाँ पे 3 सेंटीमीटर ये दे रखी है, 4 सेंटीमीटर ये दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। तो आपको सिंपली क्या करना है? EC फाइंड आउट करनी है, जो कि काफी सिंपल है। आपको सारी वैल्यूज पुट कर लीजिए। तो देख लीजिए AD की जगह पे आपको दोनों को प्लस कर देंगे, 8 और 4 12 हो जाएगा। DB आपका है 8, तो ये 8 आ जाएगा। AE आपका 3 है, तो EC यहाँ पे आ जाएगा एज इट इज। तो ये 4 के डिप्स करते हैं, 4 2 जा, और ये आ गया आपका 4 3 सा। तो देख सकते हैं EC क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, जो कि आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। सो दिस इज क्वाइट सिंपल। कैसे हमारे पास 2 सेंटीमीटर आया? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो हमारे पास ये लाइन पैरेलल थी, तभी हमने ये लगाया, और ये ऑलरेडी गिवन था, तो आपको जस्ट वैल्यू ही पुट करनी है और कुछ नहीं करना था। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 33, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। तो आप स्क्रीन पे अपना क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ, राजेश इज प्लानिंग टू इंस्टॉल अ न्यू सॉकर फील्ड इन अ पार्क। तो देख लीजिए 33 की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। 33 में हमारे पास एक सॉकर फील्ड है जिसकी शेप है रेक्टेंगल। क्या शेप है इसकी? रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल में दो ही हमारे पास डायमेंशन होती है, एक होती है लेंथ, दूसरी होती है ब्रेथ। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या बोला हुआ है, डायगोनल ऑफ द फील्ड इज 16 मोर देन द शॉर्टर साइड। तो आप पहले शॉर्टर साइड नेट कर लीजिए। शॉर्टर साइड हम ले लेते हैं x मीटर, ठीक है। तो डायगोनल कहता है 16 ज्यादा करनी है, तो x प्लस 16 हो जाएगा ये। और इसी तरह बोलता है जो लॉन्गर साइड है वो 14 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड है, मतलब कि लॉन्गर साइड हो जाएगी x प्लस 14। तो सिंस डायगोनल जो होती है रेक्टेंगल के सारे एंगल्स वो 90 होते, सॉरी रेक्टेंगल सारे एंगल्स 90 होते हैं, तो यहाँ पे आप सिंपली पीजीटी लगा सकते हैं। तो लेंथ इक्वल्स टू मैंने ले लिया x प्लस 14, और ब्रेथ आपका बन गया है हमारे पास कितना? x मीटर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आपके पास आ जाएगा x प्लस 16 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर लगा लेंगे, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि आ जाएगा 16x, 16 इंटू 2 जो कि हो जाता है 32x, और 16 का स्क्वायर हो जाता है 256। यहाँ पे हो गया x स्क्वायर, यहाँ पे लगाएंगे फिर से बनेगा x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 196। तो देख लीजिए एक x स्क्वायर तो कट गया, यहाँ पे सबको एक साइड शिफ्ट कर लीजिए। तो आपके पास यहाँ पे बचेगा 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 28x प्लस 196 माइनस 32x माइनस 256। तो देख लीजिए यहाँ से हो गया x स्क्वायर, 32 में से 28 चला गया तो माइनस 4x हो जाएगा, 256 में से 90 चल जाएंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 60 आ जाएगा आपके पास, तो हो जाएगा माइनस 60। तो आपकी बन चुकी है क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जो कि था b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू 6। तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 प्लस 240 जो कि हो जाएगा 256। तो आपके पास x की वैल्यू आती है यहाँ पे x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 इंटू ए। अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद है तो हम लोग लगाते हैं यहाँ पे, तो माइनस माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 256 अपॉन 2 इंटू ए इज योर 1। यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, तो हो गया है 4 प्लस माइनस 16 अपॉन 2। तो x की वैल्यू आती है 4 प्लस 16 बाई 2 और आती है 4 माइनस 16 बाई 2। ये क्लियरली रिजेक्टेड है क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास लेंथ या ब्रेथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है। तो x की वैल्यू आ चुकी है 20/2 दैट इज 10। तो देयरफॉर लेंथ आपके पास आ चुकी है 10 प्लस 14 जो कि हो जाएगी 24 मीटर, और ब्रेथ आपकी आ चुकी है, सिंपल सी बात है, कितनी आ चुकी है x जो कि हो जाएगी 10 मीटर। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। क्योंकि ये रेक्टेंगल फील्ड थी तो हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। तो मेक श्योर दैट अगर आपके पास कभी भी ऐसा आए तो आपको पीजीटी का यूज करके जल्दी जल्दी करना है। तो ये 5 मार्कर क्वेश्चन था, आप इतने में सेटिस्फाई कर सकते हो क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, बस मेक श्योर दैट आपको फिगर जरूर बनानी है। फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो याद रखिए। अब 33 का ही और पार्ट है हमारे पास, वो भी कर लेते हैं। वो की है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम से रिलेटेड, तो वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। मैंने ऑलरेडी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कंसेप्ट रिपीट कर रखा है,
वीडियो बना के रखा है, अगर वीडियो आपने नहीं देख रखा है तो आई बटन पे जरूर उसको चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कंसेप्ट आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, क्वेश्चन में क्या आता है 33 का, मैं और वाला पार्ट करवा रहा हूँ। तो हमारे पास कहता है द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो आपको याद होगा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को हमेशा हम एक्स लेते हैं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितनी दे रखी है आपको, ये एक्स लेते हैं हमेशा, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो कि हमें निकालनी है, तो उसको मैं ले लेता हूँ y किलोमीटर पर आवर। तो पहले में बोलते हैं इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो केस 1 में अपस्ट्रीम आ रही है, केस 1 अपस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम हो डाउनस्ट्रीम हो हमेशा टाइम ही निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आपके पास कितना है 30 किलोमीटर है, तो 30 आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे d अपॉन टी, ठीक है, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अपस्ट्रीम में आपकी स्पीड क्या आती है, दोनों माइनस हो जाती है। तो याद रखिए कौन सी स्पीड पहले आएगी कौन सी स्पीड बाद में आएगी। बोट की स्पीड हमेशा पहले आती है और स्ट्रीम की स्पीड हमेशा बाद में आती है, तो हो जाएगा 15 माइनस 1। दिस इज योर नंबर 1 केस। केस 2 डाउनस्ट्रीम कहता है इट कैन गो अपस्ट्रीम एंड देन डाउनस्ट्रीम। देख लीजिए, और दोनों का मिला के रिटर्न वर्ड यूज किया, तो दैट मींस यहाँ पे डिस्टेंस सेम रहेगा, तो डिस्टेंस आएगा 30, और क्योंकि डाउनस्ट्रीम में आपकी स्पीड क्या आती है प्लस आती है, तो ये रहेगा 15 प्लस y। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब यहाँ पे टोटल टाइम दे रखा है इसका, ठीक है, क्योंकि बोला हुआ है इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट इन 4 hours 30 minutes। तो दैट मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आ जाता है t1 प्लस t2 इक्वल्स टू 4 hours 30 minutes। तो मतलब हो जाएगा 4 hour प्लस 1/2 hour। तो आप इसको कर सकते हो, तो जरूर से देख लीजिए, ये बन चुका है 13 अपॉन 15 माइनस वाई प्लस 30 अपॉन 15 प्लस वाई। क्योंकि यहाँ पे प्लस हो रहा है तो कोई भी इशू नहीं है, आप किसी को भी पहले रखिए किसी को भी बाद में रखिए। यहाँ पे सिंपल सा एलसीएम लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 9/2, ठीक है, एलसीएम लेके मतलब आप कर लीजिएगा तो 9/2 आ जाएगा। 30 यहाँ पे देख सकते हैं आप कॉमन आ रहा है, तो पीछे रहेगा 1/15 माइनस वाई प्लस 1/15 प्लस वाई इक्वल्स टू 9/2, ठीक है। 30 का आप चाहे तो शिफ्टिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप 9/2 को करिए, जैसे आपको ठीक लगे वैसे करिए। तो मैं 30 को शिफ्ट कर देता हूँ वहाँ पे, यहाँ पे आ लीजिए एलसीएम, तो 15 माइनस वाई और 15 प्लस वाई में कोई कॉमन नहीं है, तो सेम टू सेम आ जाएगा। यहाँ पे जाएगा 15 प्लस वाई प्लस 15 माइनस वाई, आपके वाई वाई कैंसिल यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया 9/2 इंटू 30। 3 के डबल से कटते हैं, 3 3 9 और 3 7 30, तो ये बच गया 3 और ये हो गया 20। यहाँ 15 और 15 हो जाता है 30, और नीचे बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, दो की होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 15 का स्क्वायर, जो कि मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ 225 माइनस वाई स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कैसे हुआ, 20 को वहां ले जाइए मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 600 हो जाएगा आपके पास, और 3 को वहां ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 to 5 माइनस वाई स्क्वायर। आप देख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करके ये हो जाता 675 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 600। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सॉरी मैंने थोड़ा मल्टीप्लाई गलती कर दिया, यहाँ पे मेरे को चेक करना पड़ेगा। 15 का स्क्वायर 225, दैट इज करेक्ट। ओके, सो ये मेरे पास 3 यहाँ पे छूट गया है, 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 3 वाई स्क्वायर हो गया यहाँ पे, तो 3 वाई स्क्वायर, ठीक है। 675 माइनस 600 इक्वल्स टू माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 3 वाई स्क्वायर प्लस का, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपके पास 75, तो स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे डिवाइड हो जाएगा 3 वहाँ जाके 25 हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू आती है √25, जो कि हो जाएगा प्लस माइनस 5। एंड यू नो वेरी वेल कि हमेशा से हम प्लस वाली ही स्पीड लेते हैं, क्योंकि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये 3 यहाँ पे छूट गया था मेरे से, तो 3 मल्टीप्लाई करना है, मेक श्योर दैट गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो आराम से ध्यान से इसको आप करिए, तो आपको स्पीड मिल जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। यूनिट्स मेंशन करना नहीं भूलिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, ठीक है। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का 5 मार्कर का क्वेश्चन, तो उसको भी देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से ही है, एनसीईआरटी बुक का ही है, मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है वीडियो में, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं उसको, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको करना क्या है। तो 34 में देख लीजिए, आपको एरिया ऑफ डिज़ाइन निकालना है। एक सर्कल है और उसमें हमारे पास एक क्या है, हेक्सागन है, और ये डिज़ाइन आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने बता रखा है कि इसको आप सेक्टर में डिवाइड कर लेंगे, तो आपको बेसिकली एक सेगमेंट निकालना है, उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपको 6 डिज़ाइन का एरिया निकल जाएगा। कॉस्ट के लिए आपको 0.35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप याद रखिए ये वाला एंगल क्या निकलेगा। तो रेडियस यहाँ पे दे रखा है सिंपली से 28 सेंटीमीटर, और थीटा क्या आ गया है, देख लीजिए, टोटल एंगल 360 होता है, ये 6 है, तो हर एक को 60 मिलेगा, 60 डिग्री। नेक्स्ट आपको एक डिज़ाइन निकालने के लिए, एक सेगमेंट निकालने के लिए सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास आता है πr² थीटा बाय 360, तो पाई हो गया 22/7 इंटू 28 इंटू 28 इंटू थीटा बाई 360, ये कट गया, 1/6 आ गया, और 7 4 28 होता है,
2 to the 4, 2 3 the 6, तो आप सिंपली देख सकते हैं हमारे पास ये आता है 44 into 28/3। तो 44 into 28/3 मल्टीप्लाई कर लीजिएंगे तो बनेगा 1232 डिवाइडेड बाई 3, ये आता है आपके पास। तो ये हो जाएगा 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। नेक्स्ट होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ये इक्वलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि एंगल 60 है, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, जो कि हो जाएगा √3/4 इंटू साइड आप लिख सकते हैं 28 इंटू 28, और 4 7 28 होता है। तो √3 की वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन करके कितनी है, 1.7 आपको यूज करना है यहाँ पे। तो आपके पास आ जाएगा ये हमारे पास, पहले 28 इंटू 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 1, हमारे पास 7 8 56, तो 196 हो जाएगा। अगर आप इसको 196 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास 332 समथिंग बन जाएगा। फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ साइड में मल्टीप्लाई करके। ओके, सो ये हो गया है 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास आता है, आपको एक डिजाइन का चाहिए, तो एरिया ऑफ वन डिजाइन, तो सिंपली से आपको क्या करना है, सेक्टर माइनस ट्राइंगल। ठीक है, तो सेक्टर कितना है आपके पास, सेक्टर देख लीजिए यहाँ पे, सेक्टर है 410.66 माइनस 333.2, ये आपके पास आ चुका है एरिया ऑफ वन सेक्टर। ठीक है, तो अगर आप इसको माइनस करते हैं तो आपके पास आता है 77.46, ये आपके पास आता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 6 डिजाइन कितना हो जाएगा, 6 × 77.46, और अगर आता है कॉस्ट ऑफ मेकिंग या कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, जो भी आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ये है कॉस्ट ऑफ मेकिंग। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग 6 डिजाइंस, मेकिंग 6 डिजाइंस, तो आपके पास 0.35 है इंटू 6 इंटू 77.46 कर लीजिए, तो 35 इंटू 6 करेंगे तो आपका हो जाएगा 1.4, तो 35 इंटू आप 0.06 करते हैं तो ये हो जाता है 2.1 इंटू 77.46, और अगर आप 2.1 को 77.46 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो समथिंग अराउंड आपका आता है 162.66 करके, ऐसे आपका आंसर आता है। तो अगर आपका 163 भी आता है दैट इज ऑल्सो ओके। तो फिलहाल के लिए हम 162.66 आप साइड में कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तो आपको इसी तरह से करना है ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाए और आपको कम से कम लिखना पड़े। तो दिस इज योर कॉस्ट ऑफ मेकिंग 6 डिजाइन, जो कि आता है 162.66। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो ये था एरिया रिलेटेड टू क्वेश्चन, एरिया रिलेटेड टू सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है हाइट एंड डिस्टेंस से हमने 35 क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, तो वो किसी तरह से सॉल्व करना है उसके तरफ भी हम नजर डाल लेते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस में हमने और दे रखा है, तो 2 पार्ट्स हैं यहाँ पे हमारे पास। सबसे पहले मैं ऊपर वाला करता हूँ। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 35, कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो देख लीजिए हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 7 मीटर। ठीक है, ऑलरेडी बिल्डिंग के टॉप पे हम खड़े हैं और फिर भी हम लोग केबल के टावर के टॉप की देख रहे हैं। तो मतलब केबल टावर बड़ा है, क्योंकि ऊपर से भी ऊपर देखा जाए तो वही होता है। हवा में लाइन कभी नहीं बनती, तो आपको हॉरिजॉन्टल बनाना ही पड़ेगा। तो देख लीजिए टॉप से टॉप देख रहे हैं हम लोग, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और कितना है यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 60 डिग्री। नेक्स्ट बोलता है एंगल ऑफ डिप्रेशन देखना है फुट पे। ये बिल्डिंग है, आप ध्यान से लिख लीजिए, और ये है टावर। पहले बिल्डिंग के टॉप से हमने टावर के टॉप पे देखा, तो टावर का टॉप हम लोग नाम दे देते हैं डी। तो डी पे देखा एंगल कितना बना 60। नेक्स्ट हमने ए से टावर के फुट पे देखा, और टावर का फुट सी है, वहां पे एंगल बन रहा है डिप्रेशन का 45 डिग्री। तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। नाउ सिंस ये बन चुका है एक रेक्टेंगल, तो ये अगर 7 है तो ये भी कितना होना चाहिए 7। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब आपको क्या करना है, ऑलवेज लुक फॉर 90 डिग्री ट्राइंगल, और 90 भी कौन से लेने होते हैं, जहां पे आपका पास एंगल ऑफ एलिवेशन आता है। तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो आपको ये दोनों ट्राइंगल्स लेने हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स में आपके पास एक चीज कॉमन है, ये बेस, ये दोनों की बेस क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो अगर आप BC निकाल लेते हैं तो AE की वैल्यू भी सेम ही आएगी। तो सबसे पहले आप BC निकालिए इस ट्राइंगल को यूज करके। तो लिखूंगा इन राइट ट्राइंगल ABC tan 45 हो जाएगा हमारे पास AB by BC, और tan 45 1 होता है, तो AB की वैल्यू कितनी है 7, और BC की जगह सेम आएगा, तो BC इक्वल टू 7 मीटर आएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट लेते हैं दूसरा ट्राइंगल जिसका नाम है इन राइट ट्राइंगल DEA। तो DEA में हमारे पास फिर से tan लगाएंगे, एंगल चेंज हो गया 60, और आ जाएगा DE डिवाइडेड बाय EA। और DE की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन हमने BC निकाल रखा है और BC EA के बराबर है, तो ये 7 आ जाएगा। tan 60 होता है √3, तो हो जाएगा 7√3 इक्वल टू DE। तो देयरफॉर DE इक्वल टू 7√3 मीटर। एंड देयरफॉर हाइट ऑफ टावर हमारे पास क्या रहेगी, टावर की हाइट निकालने के लिए हमें
DE में EC प्लस करना पड़ेगा, तो 7√3 में 7 प्लस करेंगे तो 7 कॉमन निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा √3 + 1 मीटर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, ठीक है। और बढ़ते हैं अगले। अगर आपने बाकी के क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं यहाँ से, तो आपको मिल जाएगा उसका आई बटन पे लिंक, तो आप वहाँ से एरिया रिलेटेड टू सॉरी ये जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है आप उसका भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 35 का और वाला पार्ट, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 35 के और पार्ट में अगेन टेक्सचुअल क्वेश्चन ही है आपके पास, लेकिन वो थोड़ा सा टावर से रिलेटेड है। तो देखिए हमारे पोल से रिलेटेड है। तो कहता है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। ठीक है, तो ये रोड है और ये हमारे पास दो टावर, दोनों की हाइट सेम है, दोनों की हाइट नहीं दे रखी है, तो आई विल टेक दोनों की हाइट h। यहां तक क्लियर हो गया, दोनों की हाइट मैंने ली h मीटर, और यहाँ पे जो रोड है, रोड आएगा BC, ये टोटल 80 मीटर है, तो रोड है 80 मीटर, तो दिस इज योर रोड। अब रोड पे एक पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है, और वहां से हमने क्या किया, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स बनाया, ठीक है। तो अगर ये मैं पॉइंट E रख लेता हूं और यहां से इसको इधर जोड़ता हूं, यहां से इसको इधर जोड़ता हूं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसपे गर्दन ज्यादा उठती है वहां पे एंगल बड़ा बनता है, तो गर्दन कहां ज्यादा उठेगी, इसकी तरफ गर्दन ज्यादा उठ रही है, देख लीजिए ये आपकी गर्दन है, ज्यादा उठ रही है, यहाँ पे गर्दन कम उठ रही है, तो ये एंगल छोटा होगा, ये एंगल बड़ा होगा। तो छोटा वाला एंगल आपका है 30, तो ये 30 बन जाएगा, और बड़ा एंगल आपका 60, तो ये 60 बन जाएगा। नेक्स्ट, मैंने आपको काफी बार बताया कि आपकी फिगर्स ही इतनी ज्यादा रिवीलिंग होनी चाहिए कि आपको कम से कम चीजें लिखनी पड़े। तो अगर आप BE रख लेते हैं x मीटर, तो आपको पता है ये आपकी बन जाएगी 80 - x। आई होप दिस इज क्लियर कि अगर ये x है तो वो 80 - x क्यों बनी, क्योंकि भाई आपको पता होना चाहिए कि जो टोटल लेंथ होती है वो हमेशा कितनी है, 80 है, तो टोटल में से x निकाल दोगे तो पीछे 80 - x बच जाएगी। नेक्स्ट आपको क्या करना है, दोनों राइट ट्राइंगल्स को यूज करना है। तो सबसे पहले आप ट्राइंगल ABE ले लो, इन राइट ट्राइंगल ABE ध्यान से देख लीजिए, tan E लगाइए, tan 60 = AB/BE, और क्योंकि tan 60 होता है √3 और AB की वैल्यू h है, तो यहाँ से आप आती है वैल्यू, और B की जगह आप x रख सकते हैं, तो h की वैल्यू यहाँ पे आती है h = √3x। तो या आप लिख सकते हैं h = √3x मीटर। दिस इज योर नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली आप दूसरा ट्राइंगल ले सकते हैं, इन राइट ट्राइंगल DCE, और यहाँ पे भी tan लगा लीजिए, tan 30 = क्या आ जाएगा, DC/EC, और tan 30 होता है 1/√3, DC है h, EC है 80 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 80 - x/√3 = h। ये आपकी आ गई सेकंड इक्वेशन। क्योंकि ये भी h है, ये भी h है, तो दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, अगर 1 और 2 को कंपेयर करते हैं तो होता है √3x = 80 - x √3। √3 को वहां ले जाइए, √3 3 बन जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 3x = 80 - x। x को वहां लेके जाते हैं तो हो जाएगा 4x = 80, और यहां से आपकी वैल्यू आती है x की कितनी, आपके पास x की वैल्यू आती है 80/4, दैट इज 20 मीटर। सो देयरफॉर आपके पास सारी साइड आती है, BE हो जाएगा आपके पास कितना, BE x था तो 20 मीटर हो जाएगा, और EC आपके पास आ जाता है 80 - 20, दैट इज 60 मीटर, और आपके पास हाइट ऑफ टावर, और टावर की हाइट देख लीजिए इस इक्वेशन से मिलती है, तो हो जाएगा आपके पास h = √3 × x है 20, तो 20 √3 मीटर हो जाएगा। सो आई होप हमने सारी चीजें फाइंड आउट करके दिखा दी और आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन था। आई रिमेंबर, मैंने आपको बार बार बता रखा है कि जब तक आपकी फिगर सही नहीं बनेगी, जब तक आप नहीं पहचान पाओगे कि आपको कौन कौन से राइट ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे, तब तक आप इन सब क्वेश्चंस को नहीं कर सकते हो। तो मेक श्योर करिएगा, आपको आई बटन में जरूर लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप हाइट एंड डिस्टेंस का जो एप्लीकेशन वाला एक्सरसाइज 9.1 है उसका वीडियो को चेकआउट जरूर कीजिए अगर आपको समझ नहीं आया। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन D कंप्लीट होता है, और हम इस क्वेश्चन पेपर के लास्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज योर सेक्शन E, केस बेस्ड स्टडी। तो केस बेस्ड स्टडी, जैसा कि आप जानते हो, एज पर द जो आपका ब्लूप्रिंट रहता है, 3 केस स्टडी हमारे एग्जाम्स में आते हैं, तो यहाँ पे भी 3 केस स्टडीज हमारे पास इस क्वेश्चन पेपर में है। तो पहला जो केस स्टडी है वो आपको दिख रहा होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, ठीक है। अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की प्रेजेंटेशन कैसे करनी है उसका भी मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें भी बता देता हूँ कि आपको कैसे करना है। तो सॉल्यूशन आता है हमारे पास 36। तो 36 क्वेश्चन में देख लीजिए हमारे पास क्या कहता है, एक कॉफी मग है और एक है आपके पास क्या, 2 कॉफी मग है, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल है, तो डालूंगा मैं हेडिंग एक सिलेंडर, और दूसरी हेडिंग डालूंगा मैं एक क्या डालूंगा, दूसरी वाली हमारे पास है हेमिस्फीयर। तो देख लीजिए सिलेंडर की जो हमारे पास रेडियस डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर 7 है, तो रेडियस हो जाएगा कितना, 7/2 सेंटीमीटर, और हेमिस्फीयर और इसकी हाइट भी इधर रखी है, हाइट है इसकी 14 सेंटीमीटर, और अदर इज हेमिस्फेरिकल विद डायमीटर,
तो इसकी डायमीटर थोड़ी बड़ी है तो इसको रख लेते हैं 21 सेंटीमीटर और इसका रेडियस भी हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि किस तरह से हमने इसको लिखा है। नेक्स्ट फर्स्ट वाला पार्ट में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल कप। तो पहले मैं शेप बना के दिखा देता हूं आपको। सिलेंडर का याद रखिए बेस हमेशा क्या होता है, सर्कल होता है। तो फर्स्ट आता है एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। आपको बताना चाहिए सर्कल होता है तो पाई r स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और पाई की वैल्यू आप अगर वैल्यू पुट कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 22/7 इंटू रेडियस है 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2, ये 7 कट गया, ये 11 आ गया, तो आपके पास आ जाएगा 77/2, जिसको डिवाइड करके 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज अ फर्स्ट पार्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर हमने किस तरह निकाला। नेक्स्ट पूछता है सेकंड पार्ट में व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ हेमिस्फेरिकल कप। तो कैपेसिटी मतलब होता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल कप। तो याद रखिए मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है, क्या होता है हेमिस्फेरिकल 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे 2/3 की जगह 2/3 और 22/7 यहाँ पे यूज हो जाएगा। और रेडियस की वैल्यू आप पुट कर लीजिए, कितना है रेडियस इसका 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2। तो 7 3 आर 21, 2 कैंसिल हो गया, यह आ गया 11, तो हो गया आपका 441 इंटू 11/2। इसको आप कैंसिल करते हो तो 5.5 बन जाएगा। और 441 को अगर आप 5.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा 2425.5 सेंटीमीटर क्यूब। सो ये था हमारा सेकेंड पार्ट। ठीक है, ये क्यूब है, ध्यान से रखिएगा। सिंपल मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, और सेकेंड का ही और पार्ट मैं ऊपर कर देता हूं। तो सेकेंड का हम लोग और पार्ट यहां पे कर रहे हैं। तो सेकेंड का और पार्ट हमारे पास आता है, क्या बोलता है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर। तो कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर का फॉर्मूला आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 22/7 रेडियस का ध्यान रखिए, सिलेंडर की बात हो रही है तो सिलेंडर का रेडियस 7/2 है, तो 7/2 इंटू 7/2, और हाइट है इनकी 14। तो देख लीजिए 7 2 14 और ये 11 आ गया, तो हो गया 11 इंटू 49। तो 49 इंटू 11 करते हो तो 539 सेंटीमीटर क्यूब आपको देखने को मिल जाता है। तो और का हमने सेकेंड पार्ट भी कर दिया। ठीक है, सेकेंड पार्ट का और भी कर दिया। थर्ड पार्ट आता है व्हाट इज द CSA ऑफ सिलेंडर कप। तो CSA ऑफ सिलेंड्रिकल कप, तो CSA का फॉर्मूला याद रखते हैं 2πRH, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इसका याद रखिए 7/2 है, तो 7/2 आएगा, और हाइट है 14, 7 2 14 कट गया, 44 इंटू 7 कर लीजिएगा, और 7 4 28 होता है, 7 4 28 होता है, 3808 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो मेक श्योर करिएगा आपको गलत नहीं करना है, यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वाला केस स्टडी, जो फर्स्ट वाला केस स्टडी था, वो पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आई होप किसी में आपको डाउट नहीं होगा, क्योंकि सिंपल यहाँ पे फॉर्मुलेज लगे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लगा है। आपकी यहाँ पे कॉम्बिनेशन फिगर तो था नहीं, आपका सिंपल सा केस स्टडी में सिंपल फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो कंसेप्ट क्रक्स मैंने जो कि ऑलरेडी बना रखा है, तो आपको अगर वो ज़रूर आता होगा, तो अगर वो आपको क्लियर है तो आप सारे के सारे क्वेश्चन ईजिली यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकंड केस स्टडी की तरफ, जो कि है हमारी रिलेटेड, हमारी यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग, उस क्वेश्चन में क्या रखा है देख लेते हैं उसको। ठीक है, तो देख लीजिए सेकंड में हमारे पास कहता है इन अ पूल एट एन एक्वेरियम अ डॉल्फिन जंप्स आउट ऑफ द वाटर ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 20 पर सेकेंड। तो यहाँ पे देख लीजिए स्पीड रखिए, सबसे पहले आपको स्पीड है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है इट्स हाइट ओवर द वाटर लेवल आफ्टर t सेकेंड्स इज गिवन बाय। तो यहाँ पे आपको h दे रखा है, तो h हमारे पास 20t माइनस 16t स्क्वायर। सबसे पहला आपको फर्स्ट पार्ट पूछता है फाइंड द जीरोस ऑफ, तो आपको ये दे रखा है pt माइनस 20t माइनस 16t स्क्वायर। ठीक है, ये आपको दे रखा है आपको उसके जीरोस निकालने हैं, तो जीरोस के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो कि क्या है, हमेशा इसको आप अरेंज करके रखिए डिक्रीजिंग पावर्स में। तो डिक्रीजिंग पावर्स में अब मैंने इसको अरेंज कर दिया है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारे पास आता है, अब अगर दोनों में देख लीजिए तो माइनस भी कॉमन आता है और 4 भी कॉमन आता है और t भी कॉमन आता है। तो 4 4 16 हो जाएगा, तो 4t बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस होता है तो 5 आ जाएगा यहाँ पे। अगर आप माइनस नहीं भी निकालते कॉमन तो भी चल जाएगा। तो आपके पास एक आता है माइनस 4t इक्वल टू 0 और दूसरा आता है 4t माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू कर जाती है 5/4 और एक t की वैल्यू रहती है 0/4, जो कि बन जाएगा 0। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। फर्स्ट वाला पार्ट आपको क्लियर होगा कि किस तरह से हमने निकाला। अब सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट आपको पूछता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो अल्फा प्लस बीटा आप जानते हो माइनस p/a। तो क्वेश्चन में b की वैल्यू देख लीजिए, b की वैल्यू ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देखिए, ये दिस इज योर a, दिस इज योर b। तो b है आपका b की वैल्यू है 20,
डिवाइडेड बाई ए इज और -16, माइनस माइनस कट गया, 4 के लग से काटिए, 4 5 20 एंड 4 4 16, तो आपके पास आ जाएगा 5/4। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। 5/4 हमने कैसे निकाला, अल्फा प्लस बीटा। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेक्स्ट पार्ट, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ h एट 3/2। तो आपके पास पूछता है h की वैल्यू एट t इक्वल टू 3/2। तो आपको सिंपल क्या करना है, हाइट की जगह जहां पे भी आप टाइम लिखा है वहां पे 3/2 पर आपको पुट कर लेना है। तो 3/2 आप जैसे ही पुट करते हैं तो ये 2 टाइम्स कट गया आपके पास, तो हो जाएगा 30 - 16 इंटू 3/2, तो 2 8 16, सॉरी ये स्क्वायर था आपका यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 9/4 और 4 4 16 होता है, तो 30 - 36, तो क्या हो जाएगा -6 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। अब याद रखिए -6 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, माइनस साइन शोज दैट, माइनस साइन शोज अंडर वाटर, ठीक है, और अगर पॉजिटिव होता तो ऊपर की तरफ होता। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लास्ट पार्ट आता है इसका और वाला पार्ट जो कि हमारा है, हाउ मच डिस्टेंस द डॉल्फिन कवर्ड बिफोर हिटिंग द वाटर लेवल अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, स्पीड इनटू टाइम। अब मुझे बताइए दो जीरोस जो आए हैं वो कितने बना है, 0 आया है, दूसरा t/4। तो मतलब कि अगर आपकी डॉल्फिन देख लीजिए यहाँ पे 0 पे टच किया, उसके बाद कितनी देर बाद टच की, 5/4 पे। तो आपको बताना है इतने टाइम में, 5/4 टाइम में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया होगा। तो स्पीड इनटू टाइम, टाइम देख लीजिए, ये आपका टाइम हो जाएगा 0 से लेकर 5/4, दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, टाइम देखिए कितना 5/4 है, तो हो जाएगा स्पीड आपकी 20 है, तो 20 इंटू 5/4 हो जाएगा, और 4 5 20 होता है, तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। सो दैट इज क्वाइट सिंपल, बट यू मस्ट नो कि ये टी की वैल्यू कैसे है हमारे पास, क्योंकि देख लीजिए डॉल्फिन पहले 0 टाइम पे उसने स्टार्ट किया था, उसके बाद वो दोबारा पानी को कब टकराई है, 5/4 पे टकराई है, जब टाइम कितना हो गया था, 5/4 सेकंड्स हो गई थी, और डिस्टेंस का बोला था स्पीड इनटू टाइम, तो इसलिए हमने 25 सेंटीमीटर इस तरह से निकाला है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि किस तरह से हमने इसको किया। अब बढ़ते हैं लास्ट केस स्टडी की तरफ। दिस इज योर केस स्टडी नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, सेकंड केस स्टडी थी हमारे, सॉरी 37 था ये, गलती से लिख दिया मैंने, तो 37 था ये आपका लास्ट केस स्टडी इस, और लास्ट क्वेश्चन इस पूरे हमारे प्री बोर्ड 1 क्वेश्चन पेपर का। तो अगेन आपको पेपर अगर डाउनलोड करना है तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन यूज कर सकते हैं, या फिर मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा इसका लिंक, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं जिनके पास ये प्री बोर्ड पेपर अवेलेबल नहीं है। जरूर इसको करिए क्योंकि स्टैंडर्ड का है और काफी इंपॉर्टेंट है जो स्टैंडर्ड के बच्चे हैं यहाँ पे। तो 38 जो कि अगेन एक बोर्ड का ही क्वेश्चन था, ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास, सुमन्स मदर स्टार्टेड अ न्यू शू शॉप टू डिस्प्ले द शू, शी पुट्स 3 पेयर्स ऑफ शूज इन द फर्स्ट रो। तो पहली रो में 3 है, उसके बाद 5 है, फिर उसके बाद 7 है, और इस तरह से हमारा काम चलते जा रहा है। सो दैट इज, दिस इज योर एपी। तो ए की वैल्यू आपके सामने दिख रही है 3, और डी की वैल्यू आ गई 5 - 3 दैट इज 2। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो पहला पार्ट पूछता है हाउ मेनी पेयर ऑफ शूज आर डिस्प्लेस इन द 6th रो। सो 6th रो मतलब आपको a6 निकालना, और a6 का फॉर्म होता है a + 5d। तो a की वैल्यू आएगी 3 + 5 × 2, तो 5 × 2 कितना होता है 10, तो आपके पास आ जाएगा फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 13। तो 13 पेयर्स आएंगे आपके पास फर्स्ट 6th रो में। नेक्स्ट सेकंड पार्ट पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पेयर ऑफ शूज इन द फर्स्ट एंड द 6th रो। तो फर्स्ट और 6th रो के बीच में डिफरेंस ही है, तो फर्स्ट और 6th रो आपके पास आती है a6 में से a1 माइनस कर देना है। तो आप सिंपल भी कर सकते हैं, आपने अभी अभी a6 निकाला है यहाँ पे, ठीक है, तो a6 आपने निकाला हुआ है, तो आप चाहे तो वो भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो a6 मैंने अभी निकाला 13, और a1 मुझे पता है 3 है, तो आ जाएगा 10। सो दिस इज क्वाइट सिंपल, अगेन आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड आता है हमारे पास, थर्ड में बोलता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ शूज डिस्प्लेड इन द 15th रो। तो 15th रो मतलब आपको टोटल नंबर ऑफ शूज देखिए, वहां पे वर्ड यूज किया हुआ है टोटल, तो याद रखिए टोटल जब भी आपके पास वर्ड आ जाए तो आपको सब ही निकालना है। तो S15 की बात की है, फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d। मैंने लास्ट टाइम भी एग्जाम में चेक किया था, बच्चे 2 लगाना भूल जाते हैं, सो मेक श्योर दैट ये 2 नहीं भूलना आपने। n की वैल्यू 15 है, a की वैल्यू देख लीजिए 3 है, और ये 15 - 1 करेंगे तो 14 हो जाएगा, d की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। आप क्लियरली मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए। यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाला, तो यहाँ से 2 कॉमन, पीछे बचा 3, यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो 7 आ गया और 3 आ गया, तो देख लीजिए 2 2 कैंसिल, तो 15, और ये हो गया 3 + 7 3 = 21, तो 15 × 2 हो चुका है हमारे पास 24, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे पास 240, मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, और 120, तो ये हमारे पास सिंपल सिंपल हमारे से हो जाता है। इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। ओके सॉरी, मैंने डी की वैल्यू यहाँ गलत पुट की, ये 2 आना था यहाँ पे, तो देख लीजिए यहाँ से अगर 2 कॉमन निकालते हैं सीधा 14 बचेगा, तो ये जगह 17, ठीक है। एक बार फिर से इसको मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है यहाँ पे, तो हो गया 15 × 17, ठीक है, तो ये हो गया 85, और ये हमारे पास हो गया 150, तो हो जाएगा 255,
तो 255 पेयर्स हो जाएंगे आपके पास फर्स्ट 15 रोज में। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि किस तरह हमारे पास आया है। ठीक है, मैंने डी की वैल्यू गलत पुट की तो डी की वैल्यू है थी 2 यहाँ पे। ठीक है, तो उसका ध्यान रखिए कि वैल्यूज ठीक से पुट कर लीजिए, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इफ द पेयर्स ऑफ शूज डिस्प्लेस इन द फोर्थ रो आर ऑन द सेम। देखो फोर्थ रो में कितनी है, देखो अगर 3 है, 5 है, 7 है, तो आप सिंपल से कर सकते हैं फोर्थ बाई 9। तो A4 आपका 9 है, सिंपल सा। और अगर ये आपने सारे 9 के 9 पेयर्स आपने बेच दिए कितने रुपए में, 500 रुपए में एक पेयर बेचा, तो आपको कितना पैसा आएगा। ठीक है, तो देयरफॉर अमाउंट ऑफ 9 पेयर्स, 9 पेयर्स का अमाउंट आ जाएगा 9 इंटू 500 जो कि हो जाएगा रुपीज 4500। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि 4500 हमारे पास कैसे आया, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन कहता है इफ ऑल द पेयर्स डिस्प्लेड इन द फोर्थ रो आर ऑन सेल एट प्राइस ऑफ 500 फॉर ईच पेयर, देन फाइंड द टोटल अमाउंट अर्न बाय द सुमंस मदर इफ ऑल द शूज डिस्प्लेड इन द फोर्थ रो आर सोल्ड आउट। तो फोर्थ रो में कितने थे, फोर्थ रो में ये दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। तो फोर्थ में आपको A+3D फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली ले सकते हैं। 9 पेयर सामने दिख रहा है, तो 9 इंटू 5 कर दीजिए, क्योंकि आपको 500 रुपीज से तो 9 इंटू 5 45 हो गया, 2 जीरो छोड़े तो आज इट हो गया। सो इसी के साथ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हमने केस स्टडी भी कंप्लीट कर दी और सेक्शन A B C D E मैंने सारे के सारे यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। और जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने करवाए गए हैं दैट इज ऑल आर इंपॉर्टेंट टू यू। और जो भी मैंने आई बटन पे लिंक है उनके ऑलरेडी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहाँ से जब देख सकते हैं। सो अगर कोई भी आपको डाउट है या आप चाहते हैं कोई भी क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन करना तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं एक्सप्लेन कर दूँगा आपके लिए। और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड अप करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो गया ये वीडियो। सो अगर फिर भी इनकेस आपको कोई फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है कोई वीडियो की, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं ज़रूर आपका कमेंट में रिप्लाई करूँगा। सो चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि आपके लिए यही और भी वीडियोस आती रहेंगी। और वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए, अपने तक ही नहीं रखिए, जिनको भी इसकी नीड है ज़रूर उनके तक शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है वो उनके लिए वीडियो काफ़ी वैल्यूएबल रहे। सो इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू एवरीवन।